हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपना नया पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रेमचंद का बचपन। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन की घटनाओं को समाहित किया गया है। साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि हम सभी की बचपन की शरारतें, बात बात पर लड़ना झगड़ना, फिर एक हो जाना, सभी कुछ बंधनों से मुक्त होते हैं। इस समय ना मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या होती है, ना किसी के प्रति द्वेष भावना। यह सब एक अद्भुत आनंद प्रदान करता है। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। बच्चों, प्रेमचंद माँ के लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन कुछ न कुछ हुआ करता और घर पर उल्हाना पहुंचता। उल्हाना यानी कि माँ को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती, क्योंकि प्रेमचंद काम कुछ ऐसा करते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि लड़के नाई नाई खेल रहे थे। नवाब, जो प्रेमचंद का घर का नाम था, को शरारत सूझी। उसने एक लड़के रामू की हजामत बनाते बनाते बांस की कमानी से उसका कान काट दिया। खैर, कान कटा तो नहीं, मगर खून जरूर जल भल बहने लगा। रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहते देखा तो आग बगला हो गई और एक हाथ से रामू को पकड़े झनकती पटकती नवाब की माँ के पास उल्हाना देने पहुंची, यानी कि उसकी शिकायत के लिए पहुंच गई। नवाब ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, खिड़की के पास दुबक गया, अर्थात डर के मारे एक कोने में बैठ गया। माँ ने दुबकते हुए उसको देख लिया और पकड़कर 4 झापड़ रसीद दिए। झापड़ यानी कि थप्पड़, यानी कि प्रेमचंद को 4 थप्पड़ मार दिए। पूछा, रामू का कान तूने क्यों काटा? नवाब ने निहायत भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो उसकी हजामत बना रहा था। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना, ये तो रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गाली भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी मटर और मुलायम हो जाती थी। लम्ही चूंकि सदा से बहुत गरीब गांव रहा है, इसलिए कोई इस चीज को दरगुजर भी नहीं करता था और अक्सर इस बात का उल्हाना आता, यानी कि इस बात की शिकायतें आती रहती थी। घर में डांट फटकार भी होती, लेकिन 1-2 रोज के बाद फिर वही रंग ढंग, अर्थात वही बर्ताव वापस आ जाता था। रंग ढंग का मतलब वही बर्ताव वापस आ जाना। ठेला चलाने में भी नवाब बहुत मीर थे। टिकोड़े पेड़ में आते और उनकी चांदमाजी शुरू हो जाती, यानी कि फल आते थे पेड़ों में तो उसको तोड़ने के लिए होड़ शुरू हो जाती थी। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ठेलों में आम जमीन पर नजर आता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर चंपत हो जाती। चंपत यानी कि वहां से रफू चक्कर भाग जाते हैं वहां से। और सबसे ज्यादा मजा तो निशानेबाजी में तब आता जब आम पकने शुरू हो जाते। तेज आंखें सब आम के पेड़ों को ताके रहती और जहां किसी डाल में कोई पका आम दिखा नहीं कि ठेलेबाजी शुरू। मजाल है कि 2-3 चक्रों में वे नीचे आ जाए। रखवाला है तो चिल्लाने दो, अर्थात उस बगीचे का या उस बाग का रखवाला चिल्लाता रहे तो चिल्लाने दो। बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गाली देता है तो देने दो, हमें आम से मतलब है, उसकी गाली से नहीं। जब तक अपना लाठी डंडा लेकर वे आएगा, हम कहीं के कहीं होंगे। बच्चे कहते थे जब तक वो हमें मारने के लिए आएगा हम तो रफू चक्कर पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे। अपनी मंडली में नवाब का निशाना मशहूर था। मशहूर यानी कि फेमस, प्रसिद्ध था नवाब का निशाना, अर्थात वो बहुत अच्छा निशाना लगाते थे। इस मामले में वे अपनी टोली के सारे लड़कों का सरताज था। सरताज यानी कि प्रमुख था, हेड जिसे कहा जाता है। आज तक जैसे लोग उसका बखान करते हैं, वैसे ही उनके गुल्ली डंडे का। सुनते हैं उनकी टोली अच्छी तरह जमकर बैठ जाती थी तो गुल्ली 150 गज की खबर लेती थी। लेकिन जरा बात की बात है, अभी तो हाथ में इतना दम ना था। 8वें साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी।
ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थ घरानों में चला था, यानी कि कायदा चला आ रहा था घरानों में, हर घर में वो कायदा चला आ रहा था, वो दस्तूर चला आ रहा था। किसका? उर्दू फारसी का। लम्ही से मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है लालपुर। वहीं एक मौलाना साहब रहते थे जो पेशे से दर्जी थे मगर मदरसा भी चलाते थे, यानी कि मदरसा लगाते थे, बच्चों को शिक्षा दिया करते थे मदरसे में। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी चोरी में उस जमाने को खूब डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पियाल का बिछोना, वह नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरोधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मजा आता था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चनेबे और कच्चे बेरों में जो रस था अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। अब अपने चचेरे भाई हलदर, जिसका असली नाम बलधर है, के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर मुझसे 2 साल जेठे थे। जेठे यानी कि 2 साल मुझसे बड़े थे। कौन? हलदर उनसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः यानी कि सुबह सुबह काल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चनेबा लेकर चल देते थे। सुबह सुबह क्या खाते थे? बासी रोटियां खाते थे और दोपहर के लिए मटर और जौ की रोटियां लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। हाजिरी यानी कि एब्सेंट प्रेजेंट और गैर हाजिरी यानी कि एब्सेंट। तो इसका रजिस्टर तो मौलवी साहब के पास नहीं था, अर्थात किसी भी समय चले जाइए। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी भालू या बंदर नाचने वाली मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों के बाहर देखते, अर्थात ज्यादा समय इन चीजों को देखने में बिता देते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने बाग लगवाना शुरू किया था। वहां एक कुआं खुद रहा था, वह भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे थे, कहीं खुरपी से क्यारियों को कोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छांट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमें काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। जितना काम मैं दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते यानी कि उसको फटाफट से हम कर देते थे। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते यानी कि एब्सेंट हो जाते थे, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती, यानी कि त्योरियां यानी कि बोहें। गुस्से के मारे उनकी बोहें उठ जाती थी, लेकिन हमारा बहाना ही ऐसा होता था कि उनका गुस्सा शांत हो जाता था। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कहानी सूझती है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि अगर वो बात आज होती तो पता नहीं मैं क्या क्या लिख डालता। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। या कहिए कि हम मौलवी साहब के सर्फी एजेंट थे, यानी कि उनके काम की बढ़ाई करने का जिम्मा हमारे ऊपर था। एजेंट का काम क्या होता है? बात को आगे बढ़ाना। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते एक मुहावरा है, यानी कि बेहद खुश होना, बेहद उत्साहित होना। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर कलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में शामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे, अर्थात वो चिड़ियां रखने के शौकीन थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ वे भी पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पसीने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे।
मौलवी साहब सब लड़कों को फती के पकड़ लाने की विशेष ताकीद देते रहते थे। ताकीद यानी कि हिदायत देना। इन चिड़ियों को फतिंगों से विशेष रुचि थी, यानी कि इसमें बहुत इंटरेस्ट था उन्हें। कभी कभी हमारी बला फतिंगों ही के सिर चली जाती थी। उनका बलिदान कर हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे, अर्थात उनके गुस्से को हम प्रसन्नता में बदल देते थे। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना कब वरदान मिला है और गुरु की सेवा किए बिना कब किसे विद्या आई है। पुराना कायदा तो कम से कम यही था, और भी बहुत सी खिदमतें अंजाम देनी होती होंगी। मसलन बकरी के वास्ते हरी हरी पत्तियां तोड़ लाना, बाजार जाकर सौदा सुलफ ले आना, और हुक्का तर करने का तो जैसे जिक्र ही बेकार है। उसके बिना कभी किसी को कुछ भी नहीं आया। पढ़ाई का तरीका वही पुराना रहा होगा, जो कि बाद के तमाम नए प्रयोगों के बावजूद शायद सबसे अच्छा था, यानी रटंत यानी कि रटना। गणित के मास्टर साहब पहाड़ा रटाते थे और दर्जे भर के लड़के झूम झूम कर संवेद गायन की तरह पहाड़े रटते थे। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 या 21। संस्कृत के पंडित जी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, रामः, रामो, रामः रटाते थे, और मौलवी साहब आमद नामा लेकर आमद, आमंदंद, आमंदी, आमंदेन, आमंदम, आमंदेम, गोयद, गोयंद, गोई, गोएद, गोयम, गोएम। क्या अजब कि यह चीज़ मौलवी साहब के दहीलों और चुड़ैलों की जबान पर लड़कों से पहले चढ़ जाती थी। जब आमन दामा पक्का हो जाता तब शादी के गुलिस्ता, बोस्ता और करीबा मामुकीमा की बारी आती, अर्थात इस तरह वो पढ़ाया करते थे। फारसी पढ़ने का यह कायदा आज सैकड़ों साल से दुनिया में चल रहा है। नवाब ने भी इसी कायदे से फारसी पढ़ी और चुल्हेबाजियाँ की तो जो होनी थी होती रही। तब हमें ऐसा लगता है कि मौलवी साहब ने नवाब की फारसी की जड़ काफ़ी मजबूत कर दी है। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पढ़ाई नहीं जाती है, घलुए में आती है, पढ़ाई तो फारसी जाती है। जो भी बात हो, इसमें शक नहीं कि इन मौलवी साहब ने उनकी फारसी की बुनियाद खूब पक्की कर दी थी। उस पर यह महल खड़ा हो सका है। प्राइवेट तौर पर जब इंटर और बीए करने की नौबत आई, उस वक्त नवाब राय को यह तय करने में 1 मिनट नहीं लगा कि एक विषय ज़रूर फारसी होना चाहिए। और उन्हीं दिनों की बात है कि इन्होंने और हल्दर ने मिलकर घर से 1 रुपया उड़ाया था। अब जरा उनकी दास्तान उन्हीं से सुनिए। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चनेभा भी ना लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता ले, यानी कि मदरसे की तरफ हम चल पड़े। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। मकतब यानी कि बहुत मस्ती में चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। हवाई किले बनाना यानी कि बड़ी बड़ी बातें सोचना, ये एक मुहावरा है, हवाई किले बनाना। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी। आधा सेर मिठाई से हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राज़ी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं, 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। मदरसे पहुंचे। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे। सबक यानी कि अपना पाठ पढ़ रहे थे। अभी हम सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर से छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी, खूब बाहर रहेगी।
मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दे, यानी कि जो पाठ याद करने को दिया गया है उसे सुना कर ही जाएंगे। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलदर कैद कर लिए गए। यानी हलदर ने पाठ नहीं सुनाया तो उसे छुट्टी नहीं मिली। और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे, वैसे भी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलदर को साथ लेने का इंतजार ना किया। तय हो गया कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएं और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया कि जब तक वह ना आएंगे एक पैसा भी खर्च ना करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीचा रच रहा है। लीला यानी कि कोई और कारनामे को अंजाम दे रहा है। मुझे मेला पहुंचने 1 घंटे गुजर गया था, पर हलदर का कहीं पता नहीं था। यानी कि मैं 1 घंटे से मेले में था, लेकिन हलदर नहीं आया। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी? क्या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी नहीं लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलदर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलदर के हिस्से के पैसे जो थे वो जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया। ख्याल यानी कि ख्वाब। एक ख्वाब आया, यानी कि तरकीब आई। मकतब होता चलूं। क्या आया ख्याल? कि मकतब होता चलूं। शायद हलदर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कह मारा और बोला, यानी कि जोरदार हंसा वो मुझे देखकर और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चाचा आए थे, हलदर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूसा मारा कि मियाँ हलदर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अब कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, बदन का लहू सूख गया। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना यानी कि बहुत डर जाना। वही हुआ जिसका शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बताशे। अर्थात अगर मुझे डांटना पड़ी, मारना पड़ी तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा था। गांव के पास पहुंचा तो गांव के ढींग का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में ढींग की ही इच्छा प्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन जो जो निकट आता दिल की धड़कनें बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ी जा रही थी, अर्थात ऐसा लग रहा था चारों तरफ काली घटाएं आ गई हैं। मालूम होता था आसमान कटकर गिरना ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम को छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं। गौरव भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जा रहे थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उसी गति से चला जाता था मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा को सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वो और भी पिघल जाएगी। रात कट जाने पर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता। लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधा मेरे घर की ओर भागा। अब मेरे लिए कोई आशा ना रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई। सहसा यानी कि अचानक से, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरौठे में पिताजी बैठे थे।
पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है? बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। मेरे मुंह से मतलब एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खिलकर कहा। मैंने कहा, मुंह से पूरी बात भी न निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए। विकराल यानी कि बहुत क्रोधित रूप में। उनका रूप बहुत ही क्रोधित हो गया था। विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झटपट उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसे चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। सहम गए यानी कि पिताजी भी डर गए मेरे इस चिल्लाने से। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है तब तमाचा पड़ने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिम्मत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे बहुधा ऐन मौके पर और भी मचल जाते हैं और मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलदर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो गई थी और वे अभी तक सिसक रहे थे। शायद वे आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है। चाची हलदर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलदर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूं कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। क्षम्य यानी कि क्षमा के योग्य हो सकता है। हलदर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूसे और पड़ने से उनका कुछ ना बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी। मेरा तो 2-3-4 घूसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलदर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया? हलदर ने। किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलदर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी ना कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलदर, मैंने तुझसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? प्रेमचंद, वहीं तालाब के किनारे। तो ऐसा था प्रेमचंद का बचपन। तो बच्चों, अमृत राय द्वारा लिखित ये लेख जिसमें प्रेमचंद के बचपन के खट्टे मीठे किस्से आपके सामने रखे गए हैं। बच्चों, बचपन तो बचपन होता है, चाहे वो प्रेमचंद का हो, आपका हो। सब में शरारतें होती हैं, लेकिन शरारतें ऐसी हो जो क्षमा के योग्य हो। लेकिन ऐसी शरारतें कभी ना करे जो क्षमा करने लायक ना हो। पैसे चुराना ये गलत आदत है। प्रेमचंद ने किया हो या ना किया हो, लेकिन आप इसे कभी ना करें। प्रेमचंद ने अपना एक किस्सा सामने रखा कि ये करने पर आगे किस कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सही दिशा का चुनाव करें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और अपनी खट्टी मीठी यादों की लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मुझे पूरी उम्मीद है ये लेख आपको, ये पाठ आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।